चुनाव आयोग शिकायत। कांग्रेस ने को मिलेगी बड़ी सौगात, पहली सोलर सिटी बनेगी सांची। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। लाडली बहना योजना से घबराई कांग्रेस, महिलाओं को देगी 1500 रुपए। अपनी ही पार्टी के खिलाफ सफीकुर रहमान, सपा प्रत्याशी के खिलाफ उतारा निर्दलीय उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, शाइस्ता को माफिया बताने पर बिफरे अखिलेश, बोले यह पुलिस की नहीं सीएम योगी की भाषा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जहां कर्नाटक में 10 मई यानी कि आज चुनाव होने वाले हैं, तो उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री की शिकायत की गई है। आपको बता दें, जहां कांग्रेस के चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये मांग आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के की गई है। इससे पहले बीजेपी ने सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर बीजेपी ने आयोग इससे शिकायत करने की कार्रवाई करने के लिए कहा था, जिसके बाद आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने शिकायत पत्र को ट्वीट भी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो मैसेज और बीजेपी नेताओं के लाइव इंटरव्यू का जिक्र किया है और साथ ही कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि अगर इन नेताओं को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो ये संसद के साथ साथ बीजेपी सरकार की वापसी की पुरजोर वकालत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में उन्हें जो स्नेह मिला है वो अद्वितीय है और इससे संकल्प मजबूत हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कड़े शब्दों में कहा कि पीएम मोदी की ओर से चुनावी कानूनों और आचार संहिता के कथित अवहेलना की जा रही है, जिसको लेकर के चुनाव निकाय को लिटमस टेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री पर कानून लागू होता है या नहीं। इस मामले पर चुनाव आयोग के लिए अग्नि परीक्षा है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस रही है। दोनों ही दिग्गज राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। राज्य में मतदान होना है और वोटों की गिनती जो है वो 13 मई को की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में कर्नाटक में 10 मई यानी कि आज चुनाव होने वाले हैं और 13 मई को इसके परिणाम को घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि जहां एमपी की पहली और राष्ट्र की दूसरी सोलर सिटी का वर्चुअली शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, इसे लेकर के लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब प्रदेश वासियों को शुरुआत का इंतजार है। मध्य प्रदेश पर्यटन का केंद्र सांची प्रदेश को आज पहली सोलर सिटी बनेगा और पीएम मोदी वर्चुअली तौर पर इसकी शुरुआत करेंगे। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस उसे आखिरी रूप दिया जा रहा है। इसका शुरुआत होने के बाद ये राष्ट्र की दूसरी सोलर सिटी बन जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके जरिए 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और शहर में बिजली मौजूद कराने के लिए सांची के पास नागौरी में 5 मेगावाट के सब स्टेशन में 12 सोलर पैनल लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त गार्डन लाइट, हाईलाइट और सौर पेयजल लोक परिवहन के इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी स्थापित किए जा रहे हैं और घरों में जितनी बिजली की क्षमता है उतनी कैपेसिटी से अधिक की सोलर रूफटॉप मौजूद कराए गए हैं।
साथ ही साथ बाजार, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी लाइट और सौर ऊर्जा के द्वारा ही सप्लाई की जा रही है। सांची राष्ट्र की दूसरी सोलर सिटी होगी। इससे पहले ओडिशा का कोणार्क पहला ऐसा शहर है जो पूरी तरह से सोलर सिटी बन गया है। आपको बता दें कि सांची पर्यटन क्षेत्र में काफी अधिक माना जाता है। सांची का स्तूप काफी अधिक फेमस है, जिसे देखने राष्ट्र विदेश से लोग आते हैं। ये शहर राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सोलर सिटी बनने से यहाँ पर सुचारू रूप से बिजली प्रबंध दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इसमें कुल लागत 75 करोड़ रुपए बताई गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसी को लेकर के लाडली बहना योजना को लेकर के घमासान मचा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया है, तो कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए इस योजना की शुरुआत भी कर दी है और नाम दिया है नारी सम्मान योजना। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना एक सफल योजना मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी इस योजना से घबराई हुई है। आपको बता दें कि जहां शिवराज सरकार ने एमपी में लाडली बहना योजना की शुरुआत की है, तो उसमें महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे जाएंगे। इस योजना के फॉर्म 1 माह से भरवाए जा रहे हैं और साथ ही इस योजना से महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लिहाजा अब तक 1,43,00,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये योजना मध्य प्रदेश के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं इस योजना से सीएम शिवराज सिंह चौहान इतने खुश हैं कि हर कार्यक्रम में फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर ऐसा लगता है कि जैसे इस योजना से कांग्रेस घबराई हुई है, लिहाजा विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की शुरुआत की है। कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस योजना को शुरू करने से पहले सुंदरकांड का पाठ करवाया। इसके बाद महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार आई तो हम महिलाओं को 1000 से के बदले 1500 रुपए देंगे। ऐसा पहली बार है जब सत्ता में आने से पहले ही विपक्ष किसी योजना के फॉर्म भरवा रहा हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा के पलासिया से पूर्व सीएम कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना की शुरुआत की और उनका कहना है कि हिमाचल में हमारी ये योजना थी, जिसकी भाजपा ने मध्य प्रदेश में नकल की है। जबकि सच ये है कि हिमाचल में एक भी महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये कांग्रेस है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कमलनाथ जी यहां भी नारी सम्मान योजना की घोषणा कर ठगराज पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ रही है कि इस योजना से उसे काफी नुकसान हो सकता है। महिलाओं का वोट सीधे बीजेपी को जा सकता है, लिहाजा 1000 का 1500 देने का वादा कांग्रेस कर रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस योजना को किसको फायदा होता है और किसे नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव 11 मई को होने हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपने ही पार्टी प्रत्याशियों का विरोध कर निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने का मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर प्रत्याशी के पति सपा विधायक इकबाल महमूद लखनऊ में पार्टी हाईकमान से सपा सांसद की शिकायत करेंगे और इकबाल महमूद का कहना है कि सपा प्रत्याशी के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करके सांसद पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभल की मौजूदा राजनीति के बारे में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश विरोधी काम करने के चलते 2024 में उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी ही पार्टी की सपा प्रत्याशी रुखसाना इकबाल के विरोध में निर्दलीय उम्मीदवार फरहाना यासीन का खुले मंच पर समर्थन कर चुनाव लड़वा रहे हैं।
पिछले दिनों सपा सांसद ने कहा था कि समाजवादी पार्टी मुझसे है, बल्कि मैं समाजवादी पार्टी से नहीं। समाजवादी पार्टी के सदर विधायक इकबाल महमूद ने संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वो तो एक्सीडेंटल विधायक हैं, उनकी कहने से तो कोई असर ही नहीं होता। कुंदरकी वाले भी भूल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और सदर विधायक इकबाल महमूद राज जिस तरह से आम जनता के सामने आ रही है, 2024 के आम चुनाव में किस तरह से जनमानस के दिल में उतर सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। संभल में किसी भी तरह का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, इन दोनों ही नेताओं के बीच तकरार सामने आती रहती है। सपा सांसद की गतिविधियों को देखकर विधायक महमूद अपना दर्द अपनी पार्टी के आला प्रमुख को बयान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुलिस द्वारा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया कहे जाने पर बयान दिया है। कहा है कि ये पुलिस की नहीं, सीएम योगी और बीजेपी की भाषा है। किसी महिला को इस तरह से माफिया बीजेपी और सीएम योगी ही बता सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस वही भाषा बोलने को मजबूर है जो सीएम योगी या बीजेपी के लोग चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को कानपुर देहात के रसूलाबाद में निकाय चुनाव में प्रचार के लिए गए हुए थे। यहां उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में भाषण देते हुए सवाल उठाया कि किसी महिला को माफिया कैसे कहा जा सकता है। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री और बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि अब पुलिस महिलाओं को भी माफिया घोषित करने लगी है, लेकिन ये भाषा तो सीएम योगी और बीजेपी की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। दूसरे चरण का मतदान कल होना है, यानी कि 11 मई को होना है। ऐसे में मंगलवार को सभी पार्टियों की ओर से पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रसार किया गया। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कानपुर देहात पहुंचे थे। उन्होंने रैली में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए अतीक अहमद हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया और कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था इस कदर खराब हो गई है कि पुलिस सुरक्षा में घुस करके अपराधी हत्या को अंजाम दे जाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हालात के आगे पुलिस भी लाचार हो गई है और सीएम योगी व बीजेपी की भाषा बोलने लगी है। उन्होंने पुलिस द्वारा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया बताने पर कहा कि किसी महिला के लिए कौन सी भाषा है, इस तरह की भाषा को कितना उचित माना जा सकता है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को बैन करने पर भी बात कही और कहा कि इस संगठन को खुद सीएम भी बैन नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने मानसून के दौरान दिल्ली में होने वाले जल जमाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। इस दिशा में सभी विभागों की तैयारियों की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री, शहरी विकास मंत्री और डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पीडब्ल्यूडी, बाढ़ और सिंचाई नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के उच्चाधिकारी शामिल हुए। दिल्ली सरकार की तरफ से करने के लिए साथ मिलकर काम करें, क्योंकि जल जमाव की समस्या दूर करना सबकी जिम्मेदारी है। बैठक में राजधानी भर में जल जमाव की मौजूदा स्थिति का आकलन और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा की गई। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बरसात से पहले शहर में जल जमाव वाले पॉइंट्स का निरीक्षण करें। सभी विभाग साथ मिलकर माइक्रो लेवल प्लानिंग के साथ इन इलाकों से जल जमाव की समस्या को दूर करने पर फोकस करें।
शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सभी विभाग मानसून के दौरान आनन फानन में तैयारी करने के बजाय पहले ही जल जमाव की सभी समस्याओं को दूर करने का काम करें ताकि भारी बारिश में भी पानी ना भरे, जिसकी वजह से लोगों को कोई परेशानी ना हो। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है और कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए मानसून का मौसम परेशान मुक्त हो, ऐसा इंतजाम किया जाए। इसके लिए सभी ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और मरम्मत के साथ अन्य समस्याओं से निपटने के लिए भी तैयार रहें। सभी विभाग को अब साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संस्थानों का कुशलता से प्रयोग हो और दिल्ली में कहीं भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न ना हो। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि मानसून से पूर्व होने वाली बारिश के तुरंत बाद की स्थिति का आकलन करने और उसमें जलभराव वाले इलाकों को चिन्हित करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि उस पॉइंट से जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए मानसून से पहले ही जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं और मानसून की तैयारियों को लेकर के पीडब्ल्यूडी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा और विभाग का सेंट्रल कंट्रोल रूम गंभीर जल जमाव वाले स्थानों की 24 घंटे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी करेगा। शरद पवार ने मंत्री को खरी खोटी सुना दी है। आपको बता दें, उन्होंने सवाल किया है कि आखिर कांग्रेस में उनकी हैसियत क्या है। उन्हें कुछ भी बोलने से पहले पार्टी में ही अपना कद और पद देख लेना चाहिए। कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव के संबंध में वो सतारा के पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पृथ्वीराज की एक टिप्पणी पर एक प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले पृथ्वीराज ने उनके दावे को खारिज कर दिया था कि महाविकास आघाड़ी के गठन के लिए कांग्रेस उतावली थी। इसी क्रम में पृथ्वीराज ने दावा किया है कि कर्नाटक में एनसीपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अपने सभी उम्मीदवारों को उतारने के बाद एनसीपी प्रमुख ने बुधवार को इस संबंध में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज को पहले अपनी पार्टी में अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए और वह पार्टी में ABC है या फिर D। शरद पवार ने कहा कि उन्हें इसका जवाब अपने किसी साथी से मिल सकता है, वो चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर पूछ कर जान सकते हैं। वहीं उन्होंने कर्नाटक में अपने प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा कि कर्नाटक में अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से कोई विचार विमर्श नहीं किया है, न ही इसकी कोई जरूरत है। ये फैसला एनसीपी का है और पार्टी कर्नाटक में संभावनाएं तलाश करने पहुंची है, इसलिए वो सीमित सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे गए हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री द्वारा बजरंगबली की जय बोलकर वोट मांगे जाने पर पवार ने सवाल उठाया है और कहा कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करता है। ऐसे में बात की है कि धार्मिक नारों के सहारे चुनाव जीतना सदन के लिए शपथ का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी तो इस बात की है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के नारों का सहारा ले रहा है, जबकि उन्हें जनता के सामने ये बताना चाहिए कि बीते 5 साल में उन्होंने क्या किया और यदि सरकार बनती है तो वो अगले 5 साल क्या करने वाले हैं। सीएम केजरीवाल के महल जैसे घर के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नाराजगी जताई है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एनजीटी की प्रधान बेंच ने अधिवक्ता गौरव बंसल के माध्यम से दायर याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के निर्माण में पर्यावरण उल्लंघन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बंसल ने अपनी दलीलों में एनजीटी को ये बताया है कि वन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जारी 2009 के आदेश के अनुसार 10 से 20 और 20 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगने वाले सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी
और वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। हालांकि मौजूदा मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आवास के तेजी से निर्माण के लिए जानबूझकर और एक दुर्भावनापूर्ण इरादे से सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है और पेड़ों को काट दिया है। बंसल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दिल्ली वन विभाग की ओर से जारी अनुमतियों के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग को ग्रीन बेल्ट मेटकॉफ हाउस डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली में 280 पेड़ों के पौधे लगाने का निर्देश दिया है। हालांकि हाल ही में दिल्ली वन विभाग के वन अधिकारियों ने साइट निरीक्षण के माध्यम से पाया है कि 280 पेड़ों में पीडब्ल्यूडी विभाग ने केवल 83 फाइकस वीरेन के पेड़ लगाए हैं। दिल्ली वन विभाग की ओर से अनिवार्य वृक्षारोपण की शर्त लगाने का पूरा उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के वन क्षेत्र की रक्षा करना था, लेकिन वन विभाग की ओर से जारी आदेश को दरकिनार कर लोक निर्माण विभाग अनिवार्य वृक्षारोपण नहीं कर सका। बंसल ने एनजीटी के सामने तर्क दिया कि अध्यक्ष जस्टिस गोयल की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बेंच ने दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और 3 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एनजीटी मामले की अगली सुनवाई 31 मई को करेगा। उत्तर प्रदेश में बरेली में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के चुनावी जनसभा के दौरान बरेली के आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक विवादित बयान दिया है। यह बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा रविवार की देर शाम फरीदपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर के अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करने को लेकर के जनसभा कर रहे थे। इसी दौरान मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि माफिया अतीक अशरफ की मौत का बदला लेने के साथ ही आजम खां के ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेना है। मौलाना ने जनसभा के दौरान कहा कि जो हश्न है उससे ज्यादा बदतर होगा। अगर अपने हालातों को दुरुस्त करना चाहते हो तो बदलो। दरअसल 11 मई के लिए निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। वह वीडियो 2 मिनट 50 सेकंड की है और उस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा वीडियो में कह रहे हैं कि आजम खां के ऊपर हुए जुल्म का बदला मुस्लिम भाई को लेना है तो एक हो जाओ। उन्होंने ये भी कहा है कि हकीकत में भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदार समाजवादी पार्टी भी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का उतना ही हाथ है जितना बीजेपी का है। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा हमेशा अपने बयानों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने पहले भी कई हिंदू संगठन को लेकर के विवादित बयान दिए हैं। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा नहीं अभी कुछ दिन पहले ही एक तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान भी किया था और उस तिरंगा यात्रा में मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के लिए दिल्ली जाकर एक ज्ञापन देंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा को तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दिया। तभी मौलाना तौकीर रजा ने अपने बयान में कहा कि पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर दबाव बनाकर मेरी तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दिया है। आपको बता दें कि 11 मई के लिए निकाय चुनाव की बरेली में वोटिंग होनी है और पहले ही मौलाना तौकीर रजा ने एक विवादित बयान दे डाला है। कहीं इस विवादित बयान से बरेली का माहौल खराब तो नहीं हो जाए, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरह से विवादित बयान दिया है इसमें हिंदू संगठन के लोगों में रोष भी दिखाई दे रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, तो वहीं आपको बता दें कि 3 दिन के इस दौरे पर पीएम मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने को लेकर के मुंबई में जूइस ट्रेल का उद्घाटन करने के बाद अपने देश वापस लौटने वाले थे। हालांकि उनकी ये योजना सफल नहीं रही और कोहेन आज ही पीएम मोदी से मिलकर वापस लौटने वाले हैं। दरअसल अपने देश से जुड़ी सुरक्षा अपडेट मिलने के बाद अब वह भारत के 3 दिन के दौरे को खत्म कर वापस लौट जाएंगे। भारत पहुंचकर उन्होंने दिल्ली में CII भारत इजराइल बिजनेस फोरम में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इजराइल और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा उठाऊंगा।
इजरायल की सुरक्षा संबंधित जानकारी मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट कर अपने 3 दिन के दौरे को खत्म करने की जानकारी देते हुए कहा कि मैं कुछ समय पहले भारत की राजधानी नई दिल्ली में उतरा था और उतरने के तुरंत बाद मुझे एक सुरक्षा अपडेट प्राप्त हुआ, जिसके बाद ही मैंने आज पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक के बाद ही इजरायल वापस जाने का फैसला लिया है। अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का फैसला किया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आज मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप को यौन दुर्व्यवहार और मानहानि केस में दोषी मान लिया है। इस पर कोर्ट ने ट्रंप पर $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 1990 के दशक में एक महिला जीन कैरोल के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि कोर्ट की 9 ज्यूरी की बेंच ने इस मामले में दुष्कर्म के आरोप को खारिज कर दिया है, लेकिन यौन दुर्व्यवहार समेत अन्य शिकायतों पर ट्रंप को जिम्मेदार माना है। आपको बता दें कि यौन दुर्व्यवहार के मुकदमे में पहली बार ट्रंप को कानूनी फैसले का सामना करना पड़ा है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि पीड़ित लेखिका ने साल 2022 में सोशल मीडिया पर खुलासा करते हुए ट्रंप पर आरोप लगाया कि 90 के दशक में उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया था। बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक मामला है। अभी 2 और महिलाओं ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसमें एक पीपल मैगजीन के पूर्व रिपोर्टर ने बताया था कि साल 2005 में ट्रंप ने फ्लोरिडा के एक क्लब में उनके साथ बदसलूकी की थी। वहीं दूसरा आरोप जेसिका लीड्स ने लगाया कि 1989 में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर खत्म हो चला है। मई महीने में भी लोगों को राहत मिलने के बाद अब भीषण गर्मी सताने लगी है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आज तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान बताया है। इसके अलावा 11 मई यानी कि गुरुवार को तेज धूप रहेगी। साथ ही अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि आईएमडी ने बताया है कि अब धीरे धीरे दिल्ली में गर्मी की तपिश बढ़ेगी। अभी धूप सामान्य से नीचे है, लेकिन आने वाले दिनों में ये काफी तेज होगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 12 मई तक अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके बाद 13 मई को अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान बढ़कर 23 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं रविवार यानी 14 मई को मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी शनिवार की तरह ही बरकरार रहेगा। दरअसल पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में छोड़ दे तो लगभग देश भर में बीते दिनों काफी ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ा था। इसमें यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में तो उम्मीद से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हालांकि अब मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और बिहार समेत कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी परेशान करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।